साहित्यकार, कथाकार, समीक्षक और संपादक डॉक्टर मृदुल जी और संचालन कर रहे हमारे भाई नवीन जी, मेरे सामने बैठे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हुए हैं। सबको मैं नामता जानता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। साहित्यकार बहने हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, दीदी मोटी में हैं और मैं उन सबको नमन करता हूँ। और मैं विभोर जी के परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो इतना आयोजन, इतना अच्छा आयोजन वे तन मन धन से करते हैं और सभी सहृदय साहित्यकारों को अवसर देते हैं यहाँ आकर के कुछ विचार विमर्श करते हैं। पूरे मन से लगे हुए हैं। ये सभी करके मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अभी संचालक महोदय ने कहा कि पूरा भरे या आधा भरे, हमारी संस्कृति है पूर्णमिदं पूर्णोदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णता की संस्कृति है हमारी। हम लोग आधे पर विश्वास नहीं करते, आधा कुछ नहीं होता। हम पूर्ण होते हैं, हम पूर्ण पर विश्वास करते हैं। हम पूर्णता जो अधूरा है उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। तो आधे से ही शुरू होते हैं तो हम, क्योंकि हमारा हम ब्रह्मास्मि तक पहुँचे हुए हैं। हमारा भारत अहम ब्रह्मास्मि तक पहुँचा है। तो इस पर नहीं करते तो दूसरा भी कहा तत्त्वमसि, तो उस तरह से नहीं मानो, इस तरह से मान लो, वो तुम वही। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अगर मैं नहीं कहना चाहते तो तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तो अहम आत्मा ब्रह्म नहीं मानते हो तो आत्मा को ही ब्रह्म मान लो, और नहीं मानते हो तो प्रज्ञान को ही ब्रह्म मान लो, प्रकृष्टि ज्ञान। ये चार महावाक्य कहीं न कहीं तो आप इनमें मानेंगे ही। कहाँ जाएंगे इससे बात? तो हम पूर्णता पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ज्ञान की अखंडता पर, साहित्य की अखंडता पर विश्वास करते हैं। काल की अखंडता, ज्ञान की अखंडता, ब्रह्म की अखंडता, ये महत्वपूर्ण है। इसी पर हमारा दर्शन, चिंतन टिका हुआ है। काल अखंड है, खंडित नहीं होता। अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको विभाजित करते हैं युगों में समझने के लिए। ब्रह्म अखंड है, अनंत है, और इसी तरह से हमारा साहित्य भी अखंड है। क्यों अखंड है? क्योंकि पहले कहा गया है अस्य देवस्य काव्यम न ममार्न धीरे। ये देव, इस ईश्वर के काव्य को देखो, प्रकृति को, न ये जीर्ण होता है और न मरता है। प्रकृति ही मुख्य काव्य है, शुरू आरंभ का। इसको विधाता ने सृष्टि में रचा है, वो प्रकृति। तो अस्य देवस्य काव्यम न ममार्न धीरे, नहीं मरता है और न पुराना पड़ता प्रकृति का। तो वही चीज़ हमारे साहित्यकार में आज विभोर जी के लिए मैं कहता हूँ कि उनके का दिवस है, जन्म दिवस है आज। लेकिन हम विभोर जी को कवि का मृत्यु, कवि की मृत्यु कैसे होती? एक बार कहा गया कि भाई कवि जो है वो अमर होता है। और एक कवि हमारे बड़े प्रतिष्ठित कवि थे, उन्होंने कहा कि लिखना कवि का स्वभाव है। लिखना कवि का स्वभाव है। अमृत की खोज में मरना कवि का स्वभाव है। कवि की मृत्यु सामान्य नहीं होती, उसकी मृत्यु भी असाधारण मानी जाती है। क्योंकि उसकी मृत्यु किसमें होती है? अमृत की खोज में। जो कवि होगा, जो साहित्यकार होगा, उसकी मृत्यु भी विशिष्ट होती है, क्योंकि उसकी मृत्यु अमृत की खोज में मानी जाती है। सामान्य जन की तरह उसकी मृत्यु नहीं होती। वो हमेशा सोचता रहता है कि सामान्य जन को मैं क्या दूं, समाज को मैं क्या दूं। इस सृष्टि में मैंने जन्म लिया है, मैं कैसे समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, जो भी सदस्य है, पर्यावरण को, प्रकृति को, सब उसकी दृष्टि आती है। मैंने कभी कहा है कि कवि या साहित्यकार की पीलिका से पील तक
चींटी से हाथी तक उसकी दृष्टि होती है, कहीं उसमें चूकता नहीं है। उसकी दृष्टि चींटी पर भी रहेगी, उसके भी गुण जानता है कि वो क्या करती है, उसके क्या स्वभाव है, कैसा उसका वर्णन है, और वहाँ से लेके हाथी तक जो जानता है। इतना बृहद ज्ञान रखता है, इतना अध्ययन करता है और इतना संवेदना उसकी रहती है, अध्ययन के साथ साथ संवेदना मुख्य है। तो ऐसे ही कभी हम विभोर जी को पाते हैं। विभोर जी की रचनाओं पर अभी नामतः चर्चा हुई है, विशेष चर्चा का अवसर नहीं हुआ है। और विभोर जी ने जो रचनाएँ लिखी हैं वो बहुत, उनमें कभी प्रतिभा थी, क्या जानते हैं, उनकी जन्मजात कोई प्रतिभा थी, उसको बाद में उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा विकसित किया है। आरंभ में उन्हें अवसर नहीं मिला, कुछ कविताएँ छोटी मोटी लिखी हैं, लेकिन वो प्रतिभा को उन्होंने बचाए रखा। जब उन्हें अवसर मिला तो उसको उन्होंने प्रज्वलित किया अपने परिश्रम के द्वारा। इतना अधिक श्रम किया, परिश्रम किया उन्होंने, जो प्रतिभा उनकी बिल्कुल दीप्यमान हो। उसका कारण ये था, दो बातें मैंने पाई इनके व्यक्तित्व में और कृतित्व में। एक तो उनमें सीखने की लालसा थी, वृद्धावस्था तक उन्हें सीखने की लालसा बनी थी। मुझे ये भी सीख लेना, जैसे भी आप सुने होंगे कि छंद ज्ञान उन्होंने बहुत बाद में पढ़ा, छंद कितने छंदों को तैयार किया, संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया, हिंदी में जो छंद मध्यकाल में लिखे गए उनको पढ़ा, और आधुनिक काल में जो अपने समकालीन लोगों छंदबद्ध रचनाएँ करते हैं उनके उदाहरण भी दिए, उनको भी सम्मिलित किया। तो कितना बड़ा कार्य था। आज संस्कृत से लेकर के और समकालीन तक, अपने समय तक ये सभी छंदकारों को उन्होंने सम्मानित किया। एक बड़ा विशाल और व्यापक कार्य था। ये उनमें जिज्ञासा थी, एक लालसा थी सीखने की, और दूसरी थी कि उनमें सिखलाने का एक उत्साह, जो कोई आए उसको शिक्षा देना, काव्य शिक्षा देना। जब उनकी ये जब कला समूह की पत्रिका भी उनकी जनता रहती, जो ये संस्था बनी, तो इसी दृष्टि से बनी कि उनको काव्य शिक्षा का एक अवसर दिया जाए, जो लोग उनके पास आए, छंद ज्ञान दिया जाए, छंद पर चर्चा हो, काव्य पर चर्चा हो। इसके लिए उन्होंने एक संस्था की आवश्यकता समझी और संस्था बनाई। उसके माध्यम से बहुत से लोग अभी मुझे मिलते हैं, आप सबको भी मिलते होंगे कभी कभी, कि उन विभोर जी के प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कि हमने कृतज्ञता, जैसे हमारे पथिक जी हैं, पथिक जी मुख्य कंठ से प्रशंसा करते हैं कि विभोर जी के पास हमने छंदों को सीखा, नए छंदों की रचना की और उनका विश्वास पा करके उनके छंद चले। तो इस तरह से उनका एक कार्य था कि जो उनके समीप पहुँचता था उसको अवश्य अपने कुछ छंद का ज्ञान या कविता कैसे लिखी जाए, इस पर उनकी चर्चा है। और इसलिए उस बाद में उन्होंने जो काव्य छंद विधान लिखा, काव्यालोक लिखा और गजल ज्ञान लिखा, ये रचनाएँ उनकी इसी प्रकार की हैं। कविता से उनका कम महत्व नहीं है, क्योंकि कविता तो ठीक है, लेकिन ये एक शिक्षा देने वाली कृतियाँ। छंद ज्ञान पढ़ करके छंद लिखना है, छंद बनाना है, तो छंदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वो किसी आचार्य से ही सीखा जा सकता है, किसी विद्वत वरेण्य से ही सीखा जा सकता है। तो ये कार्य विभोर जी ने करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपने काव्य साधना को रखते हुए, उसको बढ़ाते हुए अन्य कवि समुदाय को भी तैयार करते थे, नए नए कवियों को तैयार करते थे। तो उनमें कवियों को आगे बढ़ाने का भी बड़ा भारी हौसला था। तो ये एक आचार्य का कार्य है, अपने तक न सीमित रहे, अपने जो उस समय के कवि हैं या विद्यमान कवि हैं उनको निखारे, आगे बढ़े। एक बात और मुझे लगी कि विभोर जी ने एक दृष्टि थी, उसको हम कहते हैं प्रांत दृष्टा, प्रांत दृष्टा। तो क्योंकि भारत कल, आज और कल, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें ली। भारत कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। ये दृष्टि कवि की होनी चाहिए, साहित्यकार की होनी चाहिए। उसको भूतकाल भी जानना चाहिए, इतिहास भी जानना चाहिए, वर्तमान भी जानना चाहिए, और उसके माध्यम से भविष्य की बात करनी चाहिए,
ताकि लोगों को दिशा मिल सके। ये केवल तभी ही कर सकता है, साहित्यकार ही कर सकता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रतिभा होती है। सब लोगों में विशेष प्रतिभा नहीं होती, सब लोग बहुत सामान्य तौर पर देख पाते हैं, तभी विशेष रूप से देख पाता है क्योंकि उसमें एक विशेष दृष्टि होती है। तो विभोर जी में ये क्षमता थी, ये दृष्टि थी कि उन्होंने इतिहास को खूब पढ़ा, समझा और वर्तमान को खूब संभाला, वर्तमान में भी समीक्षा की और भविष्य के लिए भी उन्होंने दृष्टि दी। जैसा कि चर्चा आई बैरागी शासन, बहुत पहले लिख दिया था बैरागी शासन। शासन ऐसा होना चाहिए जैसे भरत जी ने शासन किया, आदर्श मान करके। हमारे आदर्श तो राम हैं, हम तो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य को मानते हैं। तो राम राज्य को मानेंगे तो भरत जैसा होना पड़ेगा, उनके प्रति आस्था रखनी पड़ेगी। उन्होंने बैरागी शासन लिखा और गुरुदक्षिणा लिखी उन्होंने। गुरुदक्षिणा को उन्होंने अलग ढंग से बदला, जो एकलव्य और द्रोण के मुखा काटने वाला नहीं बना, तो विश्वास उन्होंने बदला। ये सही नहीं है। जैसा आजकल के जनवादी लोग कहते हैं कि उन्होंने अंगूठा ले लिया ताकि वो धनुष बाण न चला सके, ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने इस पर भी विचार किया और जो कहा नहीं ऐसा भारत में गुरु परंपरा ऐसा नहीं, ऐसी नहीं थी, गुरु ऐसे नहीं। शिष्य चाहे जैसा भी दूर का हो, पहले हो, अपनी भावना से भी सीखा हो, प्रेम से सीखा हो, तो भी गुरु उसको आशीर्वाद ही देता है, नहीं कि उसका अंगूठा काटे। तो उन्होंने भी मांगे, तो उनमें एक चिंतन था यदि कहीं कोई गलत परंपरा चल पड़ी है तो कवि के नाते, चिंतक के नाते उसको भी शुद्ध करते। उसमें एक दृष्टि उनकी कई जगह मुझे थी। दूसरी बात थी कि उनके चरित्र में कृतज्ञता का भाव जो कभी साहित्यकार में कभी भी अहम बढ़ जाता है या उनमें तर्क आ जाता है, तो वैसा नहीं था। तो बड़े कृतज्ञ थे, चलो छोटे बड़े का भेद नहीं रखते थे। अगर उनको ज्ञान मिल रहा है, उनको कुछ मिल रहा है, या सहजता थी। मेरे यहाँ वर्ष में एक बार अवश्य जाते देखा है और विभाग में भी मिलते थे, अवश्य चर्चा होती थी, उनकी रचनाओं की चर्चा होती थी। काव्यशास्त्र में मेरी रुचि रही है तो उनकी चर्चा होती रही है। दूसरी बात ये थी कि उनका जो व्यक्तित्व, वो भाषा, कई भाषाएँ थी। उर्दू उनको अच्छी तरह से आती थी, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, हिंदी यही उनके पास। तो इस तरह से जो 3 भाषाओं का उनका ज्ञान बहुत अच्छा था, इससे वो बहुत अच्छा लिख सके। गज़लों पर उनका अच्छा काम हो सका और गज़ल में जो गलतियाँ करते थे लोग, हिंदी गज़ल देते थे, उसको लोग संशोधित करते थे। और एक बात और है कि उन्होंने छंदबद्ध कविता लिखने पर विशेष कविता तो वही है जिसमें हम रस आनंद प्राप्त हो सके। अभी आदरणीय रामकृष्ण जी ने बताया कि कविता वो पढ़ते जाए, जब बंद कर देते थे तब लगता था कि समाप्त हो गई, नहीं तो लगता करते का वाचन हो रहा है, कविता आई नहीं है। लेकिन कविता उसमें आचार्य दीक्षित भी कहते थे भाई, महादेव निराला जी ने छंदमुक्त कविता का प्रचलन तो शुरू किया, लेकिन आप निराला की सारी कविताएं पढ़ डालिए, उसमें आपको दुकानदाता भी मिलेगी, रस भी मिलेगा, या लय तुक सब कुछ मिलता है, कहीं आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी कविता है, केवल पंक्तियाँ छोटी बड़ी हैं लेकिन दुकांत भी हैं और उसमें यति है, गति है, लय है, प्रवाह है, सब कुछ है। और शब्दों का संयोजन बहुत अच्छा। अगर तत्सम शब्द हैं तो सब तत्सम शब्द ही चल रहे हैं, इतनी भाषा में इतना अधिकार था उनका। तो ऐसी कविताएं अब लिख नहीं पाते लोग, तो गद्य को तोड़ करके ही कविता बनाते हैं। कविता ये नहीं है, कविता करना कठिन कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। तो ठाकुर ने कहा कि सीख ले लो मीन मृग छंदन नयन भजन। और कविता मतलब जो है कि खेल कर जाना, हाँ लोगन कवित ढेर सो बनाए आए मेहनत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल कर जाना। ढेर सो बनाए आए मेहनत सभा के बीच, उस समय उन्होंने कहा था जबकि छंदबद्ध लिखी जाती तो बंदी करके ले जाते थे। कुछ कवि ऐसे आते हैं जो सभा में पुरस्कार पाने के लिए, इनाम पाने के लिए घेले की तरह अपनी किताब फेंक देते थे, तो उसमें कुछ रस है न कुछ है और किसी को
कोई चोट लगे, कुछ लगे, कोई आनंद ना आए, तो ऐसी कविता कोई कविता नहीं। तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। ये कविता भले ही अब छंदमुक्त भी चल रही है, उसकी भी मान्यता हो गई है, लेकिन उसमें रस हो, कुछ लय गति हो, पढ़ने में आनंद आए, कम से कम कुछ रसात्मकता तो हो। रस का स्थान आजकल संवेदना ने ले लिया है। जैसे गद्य का अधिक विकास हुआ है, कहानियों का, कथा साहित्य का विकास हुआ है, तो गद्य में रस की स्थिति वो नहीं मानते, उसके स्थान पर उन्होंने संवेदना को ले लिया। संवेदना तो हमारे यहाँ पहले से भी थी, जो रस है उनमें संवेदना होती है, तो संवेदना ही सही, लेकिन संवेदना होनी चाहिए, कविता में भी होनी चाहिए। पढ़ करके आपके मन में कोई वेदना हो, आपके मन में कोई भाव जगे या उत्साह बढ़े, रोमांच हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो तो कविता किस का क्या काम उस कविता का या क्या प्रभाव है। कविता का प्रभाव अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले पर कविता यदि प्रभाव नहीं डालती है तो कविता नहीं कही जाएगी, ऐसा लोगों का मत है। कविता क्या है, इस पर बहुत अधिक विचार किया गया है, समय समय पर विचार होता रहा है कि कविता क्या है, और यही कहा गया है कि कविता में आनंद देने की क्षमता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो सुने, जो पढ़े, उसको आनंद भी आए, उसको एक विशेष प्रेरणा आए, पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक सोचता रहे मैंने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, वो कविता होगी। विभोर जी में की रचनाएँ जो हैं इस कोट की हैं, चाहे उनको हर गंगे हो, हाँ, या और जो कविताएँ हैं उनकी हैं, उसको उन्होंने ऐसे ही सामयिक संदर्भों से जोड़ करके और उन्होंने जो उनको सोच लिया वो उपजीव थे। एक बड़े कवि का या कोई बड़ा होना चाहता है, उसको उपजीव अवश्य बोलना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़ रहे हैं। अपने मन से जो आ जाए लिख दें, जो ठीक है कविता बन जाएगी, लेकिन आप कहीं जुड़िए तो किसी इतिहास से जुड़िए, किसी पुराण से जुड़िए, किसी अपने प्राचीन पारंपरिक ज्ञान से जुड़िए, किसी ऋषि मुनि से जुड़िए। कहीं से हम स्वयं को थोड़ा हो गए हैं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कवि कैसे बनेंगे। और कवि जो बनना, छंद बनाना सीख गए, कविता करना सीख गए, तो छंद भी नहीं बनाना है, कविता करते गए, तो जो पढ़ते नहीं हैं, इस परंपरा से जुड़ते नहीं हैं, अपनी ज्ञान की परंपरा से, उनको उनकी कविता प्रभावशाली नहीं है। तो विभोर जी ये सब पूरा ज्ञान की परंपरा से जुड़े हुए भी थे, वो पूरा पढ़ते थे। आप देखिए उनका सज्जन पेपर, इतनी अच्छी सी कविताएँ हैं, उन्होंने भूमिका भी लिखी है। उसके लिए उन्होंने सृष्टि का विकास कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी भारतीय परंपरा में, उसको उन्होंने बहुत समझाया, जो कि हमारे उपनिषदों में इसकी बड़ी चर्चा है। सृष्टि कैसे हुई, पहले कौन से तत्व थे, तत्वों की गणना हुई, और ये जैसे विकास गर्भ में बच्चे का विकास किस रूप में होता है, सांख्य योग में उसका विवेचन है, सारा कुछ उन्होंने सृजन के पल में सब कुछ दिखाया। इसका मतलब उन्होंने अच्छा अध्ययन किया और पौराणिक अध्ययन भी किया, सांख्य आदि का भी अध्ययन किया, तब लिखा। तो बड़े गंभीर व्यक्ति थे, व्यक्त नहीं करते थे अपने को कि हमने कितना अध्ययन किया है, किस रूप में अध्ययन किया है, लेकिन वो बड़े अध्यवसायी थे, अध्ययनशील थे। ऐसे कवि हमेशा स्मरण किए जाएंगे। और आदरणीय गुरुवर को सुनना है, तो एक भरतहरि जी का एक श्लोक कह करके आपके सामने, जयंत थे कविना, जयंत थे कविना। मैं उन कवियों को नाथ दिए शाम में सा गाए, जरा दिल के यश गाय में मृत्यु और कोई भय नहीं रहता। तो ऐसे कवि तो अमर होते ही हैं। तो आप सब लोग ऐसे कवि का को प्रणाम करें, उनकी स्मृति को प्रणाम करें, उनसे प्रेरणा लें और आगे रचना करने के लिए, उनके मार्ग में चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध हों और अपने देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कुछ करें। सबका ये कर्तव्य है, अपने लिए कुछ नहीं करता वो, केवल उसके लिए मानवता ही होती है, मानवता के लिए वो जीता है, मानवता के लिए ये करता है, वही वास्तव में कवि है। और उसी की कविता कालजयी भी होती है, अमृत को प्राप्त करती है, और वही संदेश इन शब्दों के साथ